Hello and welcome to Victory JRF. Today I am going to discuss about the philosophy of Jainism. जैनिज्म जो प्रोफाउंड किया गया वर्धमान महावीर के द्वारा। जैनिज्म में हमें तीर्थंकर और तीर्थ जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो जान लेते हैं कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है। तीर्थ शब्द से बना है तीर्थंकर। तो तीर्थ क्या होता है? तीर्थ इज अ हॉली ब्रिज फॉर पीपल टू क्रॉस द ओशियन ऑफ बॉन्डेज ऑफ बर्थ, मिजरी एंड डेथ। तीर्थ का मतलब हुआ एक ऐसा पवित्र पुल जिस पे चलकर व्यक्ति अपने जन्म, मृत्यु और दुखों के संसार से पार पा सकता है। तो फिर तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर वो लोग होते हैं या वो पवित्र लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं, हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनसे हमें लिबरेशन मिल सके। इसीलिए तीर्थंकरों को ब्रिज मेकर कहा जाता है, यानी कि तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए वो ब्रिज बनाते हैं जिस पे चल के हम संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और लिबरेशन हासिल कर सकते हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी थे। जैनिज्म बेसिकली 3 कोर प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट है: नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, सोल एंड कर्मा, अहिंसा, आत्म संयम, आत्मा और कर्म। नाउ कि जैनिज्म में ये तो माना गया कि भगवान है, लेकिन भगवान का स्थान उन्होंने अपने जिन यानी कि तीर्थंकर से नीचे रखा। तीर्थंकर जिनको जिन भी कहा जाता है, जिन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो। तो जैनिज्म में भगवान के स्थान को माना तो गया है, उनके अस्तित्व को तो माना गया है, लेकिन उनके स्थान को उन्होंने अपने तीर्थंकरों से नीचे माना है, यानी कि तीर्थंकर पहले और उसके बाद भगवान। जैनिज्म वर्ण सिस्टम की उस तरीके से निंदा नहीं करता है, वर्ण व्यवस्था की उस तरीके से निंदा नहीं करता है जैसे कि बुद्धिज्म में की गई है, क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जो भी उसके पूर्व जन्म है उसके कर्मों की वजह से हाई या लोअर वर्ण में पैदा होता है। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो वो हायर वर्ण में पैदा होगा, और अगर उसने बुरे काम या पाप किए होंगे तो वो लोअर वर्ण में पैदा हुआ होगा। जो व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति किसी लोअर वर्ण में पैदा हो गया हो, लेकिन अगर वो चाहे तो वो अपने पवित्र और सराहनीय कार्यों से, जिसमें कि जो त्रिरत्न है जैनिज्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनको अपनाकर भी वो मुक्ति हासिल कर सकता है। तो जैनिज्म में मुक्ति हर एक वर्ण के लिए पॉसिबल बताई गई है। जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वॉर एंड इवन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फॉलोअर्स बिकॉज बोथ इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जैनिज्म में अपने फॉलोअर्स के लिए चाहे युद्ध हो और चाहे खेती हो, दोनों को ही निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही जीवों की हत्या हो सकती है, इसीलिए जैनिज्म में युद्ध और खेती पर निषेध बताया गया है। युद्ध और खेती ना करने की सलाह दी जाती है। नाउ मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म देख लेते हैं। जैनिज्म रियलिस्टिक और प्लूरलिस्टिक दोनों है। रियलिस्टिक क्योंकि ये वास्तविक चीजों की बात करता है, और प्लूरलिस्टिक क्योंकि ये मानता है कि बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इट ड्रॉस अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन एनिमेट सब्सटेंसेस एंड इनएनिमेट सब्सटेंसेस। 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला एनिमेट सब्सटेंसेस जिनको जीव या आत्मा कहा गया, सेकंड इनएनिमेट सब्सटेंसेस जिनको अजीव या अनात्मा कहा गया। तो जैनिज्म में 2 टाइप की चीजें बताई गई, एनिमेट और इनएनिमेट, क्योंकि 2 टाइप की रियलिटी बताई गई है, इसलिए जैनिज्म को रियलिस्टिक कहा गया। जैनिज्म को डुअलिस्टिक भी कहा जाता है। डुअलिस्टिक क्यों? क्योंकि जो रियलिटी बताई है वो एक और दो रियलिटी है, इसीलिए इसको डुअलिस्टिक भी कहा जाता है। अब जैनिज्म को प्लूरलिस्टिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट सब्सटेंसेस, ईच possessing an infinite number of characteristics of its own। अब जैनिज्म को प्लूरलिस्टिक कहा गया है क्योंकि ये मानता है कि एनिमेट और इनएनिमेट दोनों ही इनफाइनाइट नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों के ही पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैनिज्म में ये भी कहा गया है कि जो ये यूनिवर्स है ये फंक्शन करता है इंटरैक्शन से। जो लिविंग सोल्स हैं और जो 5 कैटेगरीज हैं नॉन लिविंग एंटिटीज की, उनके बीच में जब इंटरैक्शन होता है उसके प्रोसेस के फलस्वरूप हमारे यूनिवर्स का फंक्शन होता है। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं नॉन लिविंग एंटिटीज की? पहली है ईथर, आकाश, दूसरी
दूसरी है द मीन्स और कंडीशन ऑफ मूवमेंट, धर्म। थर्ड वन इज द मीन्स और कंडीशन ऑफ रेस्ट, अधर्म। फोर्थ टाइम या काल। फिफ्थ मैटर या पुद्गल। नाउ पुद्गल इज एन इम्पोर्टेंट टर्म। पुद्गल का मतलब है कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो चेतना रहित है। चेतना रहित का मतलब इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ये अजीब होगी, और जब तक हमारी जो आत्मा है वो पुद्गल से लिप्त होती है, यानी कि जब तक हमारी जो सोल है वो किसी भी फिजिकल मैटर से अटैच्ड होती है तब तक हम संसार में बंधे हुए हो, और जैसे ही फिजिकल मैटर्स से हमारी सोल डिटैच होगी तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। सो दिस वाज द मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म। अब देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। जैनिज्म में नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मीडिएट नॉलेज और दूसरी इमीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज जिसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे और इमीडिएट नॉलेज जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। मीडिएट या परोक्ष क्यों? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू प्राप्त की जा सकती है, और अपरोक्ष ज्ञान जो कि बिना किसी सेंस ऑर्गन के प्राप्त होता है, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए सेंसेस ऑर्गन्स का यूज नहीं करना। परोक्ष या मीडिएट नॉलेज के फर्दर दो पार्ट्स हैं, पहला मति और दूसरा श्रुति। और इमीडिएट नॉलेज के तीन पार्ट्स हैं, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य। तो अब ये जो 5 पार्ट्स हुए नॉलेज के, मति, श्रुति, अवधि, कैवल्य और मनःपर्याय, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सीक्वेंस ही याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इनका सीक्वेंस पूछ लिया गया है। सीक्वेंस है मति, उसके बाद श्रुति, उसके बाद अवधि, फिर है मनःपर्याय और उसके बाद है कैवल्य। कई बार इन शब्दों के आगे जननः भी लगा होता है, जैसे कि मति जननः आपको देखने को मिल जाएगा, श्रुति जननः, अवधि जननः, मनःपर्याय, कैवल्य जननः। अब इन सब का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि नॉलेज के दो पार्ट्स थे, एक मीडिएट और दूसरा इमीडिएट। मीडिएट मतलब परोक्ष और इमीडिएट मतलब अपरोक्ष। मीडिएट में फर्दर दो थे, मति और श्रुति। इमीडिएट में 3 पार्ट्स थे, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य। ये जो दो नॉलेज हैं, मति और श्रुति, इनको ऑर्डिनरी नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि ये सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू आसानी से हासिल की जा सकती हैं। और इन 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज को कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, क्योंकि इनको हासिल करने के लिए सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, मति, श्रुति और अवधि, ये 3 टाइप की जो नॉलेज है इनमें एरर पॉसिबल होती है, क्योंकि ये लोएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज है, इसलिए इनमें गलतियों की संभावना होती है, इसमें एरर पॉसिबल है। जबकि मनःपर्याय और कैवल्य, इन दो नॉलेज में एरर होना संभव नहीं है। अब देख लेते हैं मति का क्या मतलब है। फर्स्ट वन वाज मति। हमारे कॉग्निशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट या इसेंशियल ऐड होते हैं वो क्या है? पहला माइंड और दूसरा सेंस ऑर्गन। तो मति किसी भी टाइप के ऐसे नॉलेज को कहा जाता है जो हमें सेंस ऑर्गन और माइंड के थ्रू मिलती है। तो एनी टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी अटेन्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, उसको कहा जाएगा मति। अब इस टाइप की नॉलेज को गेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसमें पहला स्टेप होता है सेंसेशन, इसको कहेंगे अवग्रह। नेक्स्ट स्टेज होती है स्पेक्यूलेशन, इसको कहेंगे इहा। थर्ड स्टेज होती है रिमूवल ऑफ डाउट, जिसको कहते हैं अव्या। फिर होता है रिटेंशन, जिसको कहेंगे धारण। तो एक बार ये प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंसेशन या अवग्रह, इसका क्या मतलब होता है? प्राइमरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है? प्राइमरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब सेंसेशन हुई जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन अराइज हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है स्पेक्यूलेशन, इहा। ये होती है क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड। अब क्योंकि हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए तो हम कुछ डिफाइनाइट जजमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है? रिमूवल ऑफ डाउट होता है। अब जो भी चीज फाइनल हुई वो हमारे दिमाग में रह जाती है। कोई भी एक फाइनल डिसीजन क्या होगा? हमारे माइंड
माइंड में रह जाएगा, उसको कहा जाएगा रिटेंशन। सो सेंसेशन, स्पेक्यूलेशन, रिमूवल ऑफ डाउट और उसके बाद रिटेंशन। फिर से सेंसेशन, स्पेक्यूलेशन, रिमूवल ऑफ डाउट, ये एक तरीके का साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है, तो मति में हमने क्या सीखा? हमारे कॉग्निशन के लिए दो ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एड्स होते हैं, माइंड और सेंस ऑर्गन्स। कोई भी ऐसी नॉलेज जो इनके थ्रू हमें मिलती है उसको मति कहा जाता है। एनी टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी अटेन्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, उनको हम कहेंगे मति। अब सेकंड हमने देखा था श्रुति। श्रुति क्या है? एनी टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी गेन्ड बाय अथॉरिटी। श्रुति इज एनी टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी गेन्ड बाय अथॉरिटी। श्रुति का मतलब है ऐसा ज्ञान जो हमें सुनकर या पढ़कर मिल सके। वो सारे ज्ञान जो बोले या कहीं भी लिखे गए हों, उन सारे नॉलेज को जब हम अटेन करते हैं तो वो श्रुति काइंड ऑफ नॉलेज में आता है। श्रुति मति के बाद ही संभव है, मति के बाद ही संभव है, पॉसिबल ओनली आफ्टर मति। क्योंकि जब आप चीजों को जानने की समझ रखने लगते हैं तभी हमें सुनकर या पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये जो टाइप ऑफ नॉलेज है ये परमानेंट नहीं होती, ये लिमिटेड होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती। ये लिमिटेड नॉलेज है, परमानेंट नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी नॉलेज। अब नेक्स्ट हमने देखा था अवधि। इसका क्या मतलब है? तो जब भी व्यक्ति जो उसके कर्म होते हैं उनसे पार्शली फ्री हो जाता है, यानी कि कुछ हद तक फ्री हो जाता है, तो उसमें चीजों को जानने की समझ आने लगती है। और इसकी वजह से हमें जो नॉलेज मिलती है वो परमानेंट नहीं होती, क्योंकि हम अपने कर्मों से पार्शली फ्री हैं। इसीलिए इस तरीके के प्रोसेस से हमें जो भी नॉलेज मिलेगी वो परमानेंट नहीं होगी, वो लिमिटेड ही होगी। इसलिए इसको अवधि कहा जाता है, अवधि जनना कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ही अवधि के लिए होती है। When we are partially free, जब हम पार्शली फ्री होंगे अपने कर्म से, तब क्या होगा कि हमें चीजों को जानने की समझ आने लगेगी, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। उसके बाद क्या होगा? इससे हमें मिलती है नॉलेज। और अब जो भी नॉलेज मिली वो परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि हम अपने कर्मों से पार्शली फ्री हुए थे, परमानेंट फ्री नहीं हुए थे। इसलिए जो नॉलेज मिलेगी वो परमानेंट नहीं होगी और वो लिमिटेड होगी, कुछ समय या अवधि के लिए होगी। इसीलिए इस टाइप की नॉलेज को अवधि जनना कहा जाता है। अब नेक्स्ट टाइप हमने देखा था मन पर्याय, जिसका मतलब होता है एंटरिंग अ माइंड। ये एक टाइप की डायरेक्ट नॉलेज होती है दूसरों के थॉट की। दिस इज अ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ अदर्स थॉट। जब भी हम जेलसी और हेट्रेड से खुद को फ्री कर लेते हैं, ये वो चीजें हैं जो दूसरों को समझने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर लेती हैं। तो जब हम इनसे फ्री हो जाते हैं तो हमें थॉट को समझने का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। ये ज्ञान भी लिमिटेड होता है लेकिन इमीडिएट होता है। सो मनः पर्याय इज अ काइंड ऑफ टेलीपैथी। ये एक टाइप की डायरेक्ट नॉलेज होती है दूसरों के थॉट की। फिफ्थ हमने देखा था कैवल्य। अब कैवल्य का मतलब क्या है? जब हम सारे कर्मों से खुद को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि जो कर्म होते हैं वही ज्ञान प्राप्ति को रोकते हैं या उसमें बाधा बनते हैं, उसमें अड़चन पैदा करते हैं। तो जब हम उससे completely फ्री हो जाते हैं, when we are completely free from all karmas, जब हम अपने सारे कर्मों को खुद से अलग कर लेते हैं या completely फ्री होते हैं, तब हमें मिलती है एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक, अब क्योंकि ये नॉलेज एब्सोल्यूट नॉलेज है इसलिए ये नॉलेज अनलिमिटेड होगी। और ऐसी स्टेज जिसमें हम अपने कर्मों से खुद को पूरी तरीके से आजाद कर चुके होते हैं, यानी कि स्टेट वेयर इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर इज ब्लॉक्ड, इस स्टेट को कहा जाता है संवार या स्टॉपेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे स्टेज जिसमें आप अपने सारे कार्मिक मैटर से खुद को फ्री कर चुके हैं, जिसमें कार्मिक मैटर ब्लॉक्ड हो जाता है, उसको हिंदी में संवार और इंग्लिश में स्टॉपेज कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मति और श्रुति क्योंकि सेंस ऑर्गन से प्राप्त होती हैं, इसलिए कोई भी एवरेज पर्सन इनको गेन कर सकता है। लेकिन अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य इनको बिना किसी सेंस ऑर्गन्स के भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त होती है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही हासिल कर पाते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं 3 फेमस जेम्स और 5 ग्रेट बुक्स के
के बारे में। द एथिक्स ऑफ जैनिज्म डील्स विद 3 फेमस जेम्स जिनको त्रिरत्ना कहा जाता है और 5 ग्रेट वोव्स जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है। इनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। 3 फेमस जेम्स या त्रिरत्न कौन कौन से हैं? राइट परसेप्शन या फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। जैनिज्म में कहा गया है कि अगर इन 3 रत्नों को एक साथ धारण कर लिया जाए, यानी कि इन तीनों को एक साथ फॉलो किया जाए, तो ये लिबरेशन को इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक को आइसोलेशन में फॉलो किया जाए, यानी कि किसी भी एक को अकेले ही प्रैक्टिस किया जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन पैदा होती है, क्योंकि ये जो तीनों रत्न है इंडिविजुअली अगर देखें तो ये इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है। ये आपस में म्यूचुअली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। इसीलिए इन तीनों को कभी भी आइसोलेशन में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इन तीनों को एक साथ धारण करना चाहिए, एक साथ फॉलो करना चाहिए, ताकि ये हमें लिबरेशन की ओर लीड कर सके। अब राइट परसेप्शन का क्या मतलब है, राइट नॉलेज का क्या मतलब है और राइट कंडक्ट का क्या मतलब है? तो राइट परसेप्शन या फेथ का मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके ट्रू नेचर के बारे में हम समझें, उनके ट्रू नेचर के बारे में अवेयर होना, अपने खुद के बारे में अवेयर होना, हमारे क्या गोल है, हमारे क्या पाथ हैं, इनके बारे में अवेयर होना। प्रैक्टिकली अगर देखें तो तीर्थंकरों और उनके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि उनके जितने भी लेख हैं, उन सब के लिए, उन सब की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनमें टोटली फेथ रखना, इसको कहा जाता है राइट परसेप्शन या फेथ। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज आगम। आगम क्या होता है? आगम है जैन स्क्रिप्चर्स या जैन लेख। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकरों ने अपने स्क्रिप्चर्स या लेख लिखे हैं उनको आगम कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने राइट परसेप्शन देख लिया। अब देखते हैं राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज हैं उनका ज्ञान, प्लस जो जैनिज्म में 2 डॉक्ट्राइन या 2 सिद्धांत बताए गए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतवाद और डॉक्ट्राइन ऑफ स्यादवाद, इनका ज्ञान, इनका जो कंबाइंड ज्ञान है उसे राइट नॉलेज कहा जाएगा। नेक्स्ट राइट कंडक्ट या सम्यक चरित्र का क्या मतलब है? खुद को अटैचमेंट, अवर्जन यानी कि राग और द्वेष से दूर करना, उसके लिए प्रॉपर एक्शन करना, प्रैक्टिस करना, जितने भी जैनिज्म में एथिकल कोड और रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना राइट कंडक्ट के अंतर्गत आएगा। तो 3 रत्न हुए जैनिज्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। इसको आप एक ट्रिक KFC से याद कर सकते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ या राइट परसेप्शन और राइट कंडक्ट। नाउ 5 ग्रेट वोज इन ऑर्डर टू अटेन लिबरेशन। लिबरेशन पाने के लिए पंच महाव्रत भी बताए गए हैं, जो हैं अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस को फॉलो करना, ना तो आपने किसी भी लिविंग बीइंग को मारना है और ना ही उन्हें हार्म करना है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी तरीके से उनको चोट भी नहीं पहुंचाएंगे। सत्य मतलब हमें सत्य बोलना भी है और अपने विचारों में भी, अपनी सोच में भी कभी भी झूठ को हावी नहीं होने देना है, कभी भी। थर्ड असतेय। असतेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के बारे में सोचना नहीं है, डिजायर नहीं करनी है और ना ही उसको किसी भी तरीके से चुराना है। फोर्थ वन है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करनी है, सेक्सुअल लाइफ नहीं जी सकते हैं, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फिफ्थ अपरिग्रह, इसका मतलब है कोई भी कीमती चीज, कोई भी लैविशली थिंग्स जो हमें अपने डेली रूटीन को पूरा करने के लिए जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, यानी कि जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, सोना चांदी, गहने वगैरह, उन सबको किसी भी तरीके से हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी लैविशली थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। दिस इज अपरिग्रह। 5 ग्रेट वोव्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट, जैनिज्म में 8 तरीके के कर्म बताए गए हैं। इसमें ये कहा गया है द सेल्फ इज पॉल्यूटेड बाय द कार्मिक पार्टिकल्स, बिट्स ऑफ मटेरियल्स जनरेटेड बाय अ पर्सन्स एक्शंस दैट अटैच टू सोल एंड कॉन्सिक्वेंटली बाइंड द सोल टू मटेरियल bodies through many births. There are 8 kinds of karmas. या जैनिज्म में कहा गया है कि हमारा जो सेल्फ है या हमारा जो आत्मन होता है
वो कार्मिक पार्टिकल्स की वजह से पॉल्यूट हो गया है, गंदा हो गया है। कार्मिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है? वो सारे कर्म जो हम करते हैं, जो भी एक्शंस एक व्यक्ति करता है, उन सबको कर्म कहा गया है। और इन सब की वजह से हमारी जो सोल है वो बार बार जन्म लेती है, बार बार उसकी मृत्यु होती है, फिर से जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है और हम इससे फ्री नहीं हो पाते हैं। तो जैनिज्म में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनमें पहले 4 को घटी कर्म और अंतिम 4 को अघटी कर्म कहा गया है। घटी कर्म क्योंकि ये जो हमारी सोल की नेचुरल क्वालिटीज होते हैं, इनको कम करते हैं। तो पहले 4 कर्मों को घटी कर्म और अंतिम 4 कर्मों को अघटी कर्म कहा गया है। अब बंधन मुक्ति क्या है? इफ वी गेट रिलीज्ड बाय दीज कर्मास देन वी विल बी बॉन्डेज फ्री। अगर हम इन सारे बंधनों को रिलीज कर देंगे, अगर हम इन सारे बंधनों से खुद को मुक्त कर लेंगे, तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। एंड देयर विल बी नो इनकारनेशन, यानी कि हमारा फिर से जन्म नहीं होगा। कर्मास आर रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ सोल। कर्मा हमारे बॉडी और सोल से रिलेटेड होते हैं। इफ वन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयज ऑल 8 कर्मास, अगर कोई भी व्यक्ति इन सारे 8 कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देता है सफलतापूर्वक, एंड व्हेन कार्मिक पार्टिकल्स आर वाइप्ड आउट टू सेल्फ, और हम अपने आत्मन से इन सारे कर्मों को रिलीज कर देते हैं, देन वन अटेन्स रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज, तो हमें क्या होता है? बंधन मुक्ति मिल जाती है, या हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। एंड वंस इट गेट्स एनलाइटमेंट द सोल नो लॉन्गर फेसेस रीबर्थ, और एक बार ये काम हो गया तो हमारी आत्मा दोबारा रीबर्थ फेस नहीं करती, दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और ऐसे स्टेज जिसमें हम अपने सारे ऑब्स्टिकल्स, अपनी सारी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं या बंधन मुक्ति हो जाती है, ऐसे स्टेज को संवार या स्टॉपेज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि 2 डॉक्ट्राइन हैं या 2 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म में। फर्स्ट स्यादवाद एंड सेकेंड वन इज अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद, जिसको द जैन थ्योरी ऑफ जजमेंट या डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज एंड जजमेंट भी कहा जाता है। अनेकांतवाद या प्लूरलिस्टिक थ्योरी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी भी कहा जाता है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। जो स्यादवाद थ्योरी है या जैन थ्योरी ऑफ जजमेंट या डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज एंड जजमेंट, ये कहती है कि हमारी जो भी नॉलेज है वो लिमिटेड है और वो रिलेटिव होती है, और ये बात हमें ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारा ज्ञान सीमित है, और हमें ऐसे किसी भी दावे से बचना चाहिए कि हमारा ज्ञान अनलिमिटेड या असीमित है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग गुण होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में सारे गुण प्रेजेंट होते हैं, और उन सब के बारे में जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन सब के बारे में वही एक व्यक्ति जान सकता है जो कंप्लीटली मुक्त हो चुका होता है। इसलिए साधारण व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं या एक नॉर्मल पर्सन जो भी डिसीजन लेता है, वो हमेशा पार्शियली ही ट्रू होता है, कंप्लीटली उसको ट्रू नहीं माना जा सकता। इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ जजमेंट कहते हैं कि जो भी निर्णय किसी व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं वो कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय ले रहा होता है। एंड इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, क्योंकि ये सापेक्ष निर्णय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमने बचपन में कहानी सुनी थी 6 अंधे और 1 हाथी की, जिसमें कहा गया है कि एक हाथी होता है, उसको 6 ब्लाइंड लोग अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। किसी एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन हाथी की पूंछ पकड़ता है और कहता है कि ये रस्सी जैसा कुछ है। कोई एक पर्सन उसकी सूंड पकड़ता है और कहता है ये सांप जैसा कुछ लग रहा है। कोई एक पर्सन उसका पाँव पकड़ के कहता है कि ये तो खम्भे जैसा कुछ लग रहा है। और कोई कान पकड़ता है तो कहते हैं कुछ बड़ा सा है, कुछ सूप जैसा कुछ लग रहा है। तो इन सब ने अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो सच बोला, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रू नहीं था। ये पार्शली ट्रू तो था, लेकिन कंप्लीटली ट्रू नहीं माना जा सकता इसको। ठीक है, इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक जजमेंट दिया था, पर क्या ये सारे गलत थे? नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें बताई वो अपने एक्सपीरियंस से बताई। तो ये पार्शली ट्रू है, इनको गलत नहीं माना जा सकता। दे आर पार्शली ट्रू, लेकिन कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है। इसीलिए इसको स्यादवाद थ्योरी कहा जाता है या थ्योरी ऑफ जजमेंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसी थ्योरी जो ये बताती है कि किसी भी पर्सन का ज्ञान लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट में सारे गुण प्रेजेंट हैं।
लेकिन हम उन सारे गुणों को समझ नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी इज अनेकांतवादा या प्लूरलिस्टिक थ्योरी। इसका क्या मतलब है? ये मानती है कि रियलिटी बहुत प्रकार की होती है, देयर इज मैनीनेस ऑफ रियलिटी। हर एक चीज में बहुत सारे गुण होते हैं, हर कोई उन्हें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फीमेल की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के लिए ये उसकी पत्नी है, किसी एक व्यक्ति के लिए ये उसकी माँ है, किसी के लिए ये उसकी बेटी है, किसी के लिए ये इसकी बहन है, पर है तो वो एक सिंगल पर्सन ही ना। तो अनेकांतवाद थ्योरी ये कहती है कि रियलिटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, रियलिटी बहुत प्रकार की होती है, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान उसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझता है। इसीलिए इस थ्योरी को डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी कहा जाता है, या इसे अनेकांतवाद कहा जाता है। तो जैनिज्म में ये दो थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ जजमेंट या डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज एंड जजमेंट, जिसको स्यादवाद कहा गया, और डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकांतवाद या प्लूरलिस्टिक, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और जैनिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड एक बार इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी खत्म हो जाती है तो फिर मैं इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।